गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में जो आपका पहला चैप्टर है गद्य भाग का, क्षितिज का जो गद्य भाग है बेटा, उसमें प्रेमचंद की कहानी दे रखी है, दो बैलों की कथा। उस दो बैलों की कथा कहानी का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये कथा किसने लिखी उसके बारे में जानते हैं। दो बैलों की कथा के रचयिता प्रेमचंद जी हैं। तो प्रेमचंद जी के विषय में थोड़ा सा यहाँ आपको मैं बता देती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ और 1880 में वाराणसी यानी बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था, यानी बचपन में उनका नाम धनपत राय था। और उन्होंने जो कहानी संग्रह वगैरह लिखे थे ना, ये प्रेमचंद के नाम से लिखे थे। प्रेमचंद जी का बचपन अभावों में बीता था। शिक्षा इन्होंने बीए तक प्राप्त की थी और जब ये छोटे थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और अभावग्रस्त जीवन जिया। इन्होंने शिक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन नौकरी भी की इन्होंने शिक्षा विभाग में उसके पश्चात। और शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद इन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि ये भारतीय असहयोग आंदोलन में भाग इन्होंने ले लिया था और इस कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। प्रेमचंद जी का जो कथा का साहित्य का संसार है वो बहुत ही व्यापक है। यानी इन्होंने जो कथा साहित्य लिखा या रचना की, कथाएं लिखी, इसका संसार इनका बहुत बड़ा है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी उन रचनाओं में उस समय का जीवन काल का जो प्रभाव है वो इनकी कथाओं में और इनकी रचना संग्रहों में देखने को मिलता है। उस समय जो इनका साहित्य था, उनके साहित्य में सामाजिक परिवर्तन को इन्होंने सशक्त माध्यम बनाया। यानी अपनी साहित्य रचनाओं के माध्यम से उस समय के सामाजिक परिवेश को इन्होंने उनमें अभिव्यक्त कर दिया। और किसानों मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी, उस समय दलितों का शोषण हो रहा था और समाज में स्त्रियों की दुर्दशा हो रही थी। तो और चूंकि स्वाधीनता आंदोलन में ये सक्रिय थे, तो ये सब चीजें उनके साहित्य की जो रचनाएं थी उनके मूल विषय के रूप में प्रस्तुत हो गई। प्रेमचंद जी का कथा संसार जो साहित्य का संसार था वो बहुत ही व्यापक था। मनुष्यों के विषय में तो इन्होंने वर्णन किया ही किया, साथ ही इन्होंने पशु पक्षियों का भी अद्भुत वर्णन इनके साहित्य में देखने को मिलता है। बड़ी से बड़ी बात को इन्होंने बहुत ही सरल और सीधे भाषा में कहने का प्रयास किया और इनकी लेखनी ने लोगों के जीवन को भली भांति अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से उकेर दिया। इनकी सीधी और सरल भाषा के माध्यम से संक्षिप्त रूप में हम इनके जीवन के विषय में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इनकी जो कथा संग्रह है वो कथा संग्रह इनकी मानसरोवर नामक 8 खंडों में संग्रहित इनकी रचना है और उसी रचना के माध्यम से हमें ये दो बैलों की कथा पढ़ने को मिलती है। इनकी भाषा में मुहावरे वगैरह लोकोक्तियों का इनका बहुत अच्छे से प्रयोग किया है इन्होंने कुशलता पूर्वक, और ये सारी विशेषताएं हमें इनकी कथाओं में देखने को मिलती हैं। तो बेटा अब हम इसके आगे जो दो बैलों की कथा इन्होंने दी है इसके बारे में पढ़ते हैं कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, कि क्या शिक्षा देना चाहते हैं और किस परिवेश के विषय में हमें जानकारी देना चाहते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी की जो कथा है वो कथा है उस समय के परिवेश की, कि उस समय जो कृषक समाज था और जो पशु थे उन पशुओं का आपस में किस तरह से आत्मीय संबंध था, किस तरह से भावात्मक आपस में संबंध था किसानों का अपने पशुओं के प्रति, और जो उस समय का जो साधारण जनजीवन था वो किस तरह से पीड़ित था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे थे तो स्वतंत्रता सहज रूप से नहीं मिल सकती। तो इन्होंने बैलों के माध्यम से उस स्वतंत्रता की भावनाओं को प्रस्तुत किया है कि मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह से बार बार संघर्ष करना पड़ता है, उसी तरह से इन दो बैलों ने भी स्वतंत्रता के लिए बार बार संघर्ष किया और आजादी के जो आंदोलन की भावना है वो इन दो बैलों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। जिस तरह से पंचतंत्र में और हितोपदेश में कथाओं को पशु पक्षियों के इनके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, उसी तरह से यहाँ पर प्रेमचंद जी ने भी दो बैलों के माध्यम से हमें उस समय के सामाजिक परिवेश को अनुभव करने का एक मौका दिया है। तो देखिए बेटा आगे हम आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि दो बैलों को किस तरह से
इन्होंने मानवीय जीवन मूल्यों के का आधार बनाया और किस तरह से उस समय की परिस्थिति से हमें अवगत कराने का प्रयास किया। देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, उसे गधा कहते हैं। परले दर्जे का बेवकूफ का मतलब क्या हुआ है? जब हम किसी व्यक्ति को महामूर्ख साबित करना चाहते हैं तो उसे क्या संज्ञा दे देते हैं कि ये बिल्कुल ही नीरा गधा है, ये हम कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ही बेवकूफ है। तो किसी व्यक्ति को यदि परले दर्जे का मतलब बिल्कुल ही नीरा बेवकूफ साबित करना चाहते हैं तो उसे गधे की संज्ञा दे दी जाती है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन और निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी? देखो, गधे का स्वभाव क्या होता है कि वो बिल्कुल ही सीधा साधा प्राणी होता है। उस पर कितना ही बोझ लाद दिया जाए, कितना ही उसे प्रताड़ित कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वह मुंह बंद किए चुपचाप गर्दन झुकाए अपना कार्य निरंतर करता रहता है। वो बल्कि प्रतिक्रिया नहीं करता है किसी भी तरह से। जैसे गाय सींगे मारती है तो, लेकिन गधा नहीं मारता है। ठीक है, सिंगनी को यदि कोई छेड़ेगा तो क्या करेगी? प्रहार कर देगी। कुत्ता भी क्या होता है? बहुत सीधा साधा जानवर होता है, लेकिन कभी कभार उनको भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है जिसे कभी क्रोध करते हुए ना हमने देखा ना हमने सुना। तो जितना चाहा इस गधे के माध्यम से किसे बताया गया है? गरीब को, कि जिस तरह से गधा सीधा साधा और मूक प्राणी बिल्कुल शांति से अपना काम करता रहता है चुप रहकर, वैसे ही गरीब व्यक्ति क्या करता है? अपनी परिस्थितियों के कारण इतना मजबूर हो जाता है, उसकी परिस्थितियां भले ही कितनी ही खराब हो तो वो भी क्या करता है? चुपचाप अत्याचार को सहन करता रहता है और जीवन यापन करता रहता है और अपना कर्म निरंतर करता रहता है। तो इन्होंने कहा कि गरीब को मारो, यानी गधे के लिए कहा है कि गरीब को चाहे मारो, खराब घास दे दो, सड़ी हुई घास दे दो उसके सामने, लेकिन उसके चेहरे पर कभी असंतोष प्रकट नहीं होता। यानी वो उसका विरोध नहीं करता है, बल्कि चुपचाप सहन करके उसे खा लेता और अपना काम करता रहता है। वैशाख में एक आध बार कुरेर कर लेता है, यानी वैशाख का महीना ऐसा होता है जो मस्ती भरा होता है। तो उस महीने में भले ही गधा प्रसन्न होकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर देता है और कुलेले करने लगता है, लेकिन हमने कभी भी उस गधे को प्रसन्न होते हुए, खुश होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नहीं देखा। उसका विषाद जो होता है, अर्थात उसका जो दुख होता है, वो पूर्ण रूपेण उसके जीवन पर देखने को मिल जाता है। भले ही सुख दुख हो, हानि लाभ हो, कोई भी दशा हो, तो किसी भी दशा में हम उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। यानी ऋषि मुनियों का क्या स्वभाव होता है कि वे हर परिस्थिति में अपने स्वभाव को उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, लेकिन वे जैसे गरीबी में गरीब बन जाए और अमीरी में अहंकारी बन जाए, ऐसा ऋषि मुनियों का स्वभाव नहीं होता है। तो गधे के स्वभाव को भी ऋषि मुनियों से ही तुलना की गई है कि जिस तरह से ऋषि मुनि ज्ञानी होते हैं और हर परिस्थिति को चुपचाप सहन कर लेते हैं, वैसा ही स्वभाव किसका होता है? गधा का। लेकिन उसके सीधेपन के कारण लोग उसे क्या समझते हैं कि ये तो बेवकूफ है, यानी उसकी सहनशीलता के कारण उसे ऐसा कह दिया जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसके सद्गुणों को पहचानना चाहिए, ना कि उसका अनादर किया जाना चाहिए। इस संसार में उसका सीधापन ही उसे कार्य करने के लिए अत्यधिक प्रेरित करता है, और यही दशा इस गधे के माध्यम से उस समय के, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सामाजिक परिस्थिति थी, उस सामाजिक परिस्थिति को यहाँ प्रस्तुत करते हुए गधे के माध्यम से बताया गया है कि उस समय का जो व्यक्ति था, जो मनुष्य थे, उनके साथ भी ऐसी ही दुर्दशा हो रही थी। यानी जिस देश में के वो रहने वाले हैं, वहां की मिट्टी में वो जन्मे हैं, परंतु वहां रहकर भी उन पर दूसरे ही राज कर रहे थे और दूसरों के द्वारा किए गए अत्याचार को उन्हें चुपचाप सहन करना पड़ रहा था जीवन जीने के लिए, क्योंकि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी पूरी करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। और इसी कारण अमेरिका और अफ्रीका में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वहां उनको घुसने भी नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते थे, किसी तरह से पैसा नहीं खर्च करते थे, बल्कि जी तोड़ मेहनत करके अपना धन संचय करने का प्रयास करते थे और जीवन जीने के लिए उन्हें फिर भी संघर्ष करना पड़ता था और गम खाकर चुपचाप अपने उस संघर्ष को सहते हुए, संघर्ष में जीवन जीते हुए अपना कार्य करते रहते थे। अब देखिए आगे दो बहनों की कथा के माध्यम से हमें यहाँ प्रेमचंद जी ने बताया है कि यहाँ हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। ये दोनों बैल क्या करते हैं? झूरी के घर में रहते हैं। देखिए बेटा, तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी एक काची था जिसका नाम था झूरी, उसके पास दो बैल थे हीरा और मोती।
दोनों पछाई जाति के थे, यानी बैलों की जाति कौन सी थी? पछाई जाति थी, और देखने में बहुत ही सुंदर थे, काम करने में एकदम चौकन्ने थे, और डी डोल में बहुत ऊंचे हट्टे कट्टे खाए पिए थे। बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया, यानी दोनों जो बैल थे दोनों में भाईचारे का व्यवहार था। दोनों मनुष्यों की तरह आपसी समझ से कार्य करते थे। आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी अपनी मन की बात एक दूसरे को बताया करते थे, समझा करते थे, और दूसरे की मन की बात भी तुरंत ही समझ लिया करते थे। हम नहीं कह सकते अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात ऐसी शक्ति शायद मनुष्यों में भी नहीं थी, जो कि मूक प्राणी होने के बावजूद भी वो दोनों बैलों में आपस में इतनी जो आत्मीयता थी वो मनुष्यों की तरह देखने को मिलती थी, और यही उनकी श्रेष्ठता थी, यही उनकी स्वभाव की एक विशेषता भी थी। दोनों यदि अपना प्रेम प्रकट करते थे तो एक दूसरे को जीभ से चाट कर प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों आपस में अपने सींग मिला लिया करते थे, और लेकिन विग्रह के कारण लड़ाई के भाव से नहीं, बल्कि दोनों में विरोध भाव था, आत्मीयता की भावना थी, और दोनों में घनिष्ठ मित्रता की भावना थी, और इसीलिए वे एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, और एक दूसरे की गर्दन हिला हिलाकर एक दूसरे की बात को में हामी भर दिया करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो ये क्या करते थे? गर्दन हिला हिलाकर पूर्ण उत्साह के साथ उस काम में जुट जाते थे, और उस वक्त हर किसी की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी पीठ पर या गर्दन पर हो। यानी एक दूसरे के लिए इतनी आत्मीयता का भाव था कि दोनों यही चाहते थे कि ज्यादा बोझ मेरी पीठ पे हो, ज्यादा बोझ मेरी पीठ पे हो। दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगकर उत्साह के साथ उस काम को पूरा करने का प्रयास करते थे। दिन भर के बाद दोपहर और संध्या को दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, और नाद में खली भूसा जब ये उनको खाने को डाल दिया जाता था तो दोनों एक साथ मिलकर ही उसे खाने के लिए बैठते थे, और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी तुरंत ही मुंह हटा लेता था, और जब तक एक खाता रहता तो दूसरा भी उसके साथ खाने में उसका सहयोग किया करता था। लेकिन ये संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोही को ससुराल भेज दिया। यानी जो गोही था वो कौन था? इनका इसका झूरी का साला था। तो एक बार उसका साला अपने घर दोनों बैलों को ले जाता है, यानी जो झूरी था वो क्या करता है? अपने ससुराल भेज देता है दोनों बैलों को, और बैलों को ये पता नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। वे तो ये सोच रहे थे कि शायद उन्हें बेच दिया झूरी ने, और वे चुपचाप उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, यानी उनकी राय किसी ने नहीं जानी, क्योंकि वे तो बेचारे दोनों मूक प्राणी थे। तो झूरी के जो साला था गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी दोनों बैल जाना नहीं चाहते थे, तो कभी रास्ते में अड़ जाते, कभी सींग मारते, कभी दाएं भागते, कभी बाएं भागते, कभी वे उसका पगिया पकड़कर आगे खींचता, कभी पीछे की ओर भगाते दोनों बैल। लेकिन ऐसे जैसे किसी तरह से करके वो क्या हुआ, शाम तक धीरे धीरे उन्हें हुंकारते हुए अपने घर पर ले ही गया। अब देखिए, मारता तो दोनों
यहाँ दो बैलों के माध्यम से उनकी भावनाओं को प्रकट किया गया है कि यदि भगवान ने उन्हें वाणी दी होती तो वे जूरी से पूछते कि तुम क्यों किसी और के साथ हमें दूसरी जगह भेज रहे हो। हम पूरी मेहनत के साथ तुम्हारे खेतों में तुम्हारे साथ दिन रात काम करते हैं, फिर तुम हमें दूसरी जगह क्यों भेज रहे हो? बिना हमारी भावनाओं को समझे, बिना जाने अपने आप से अलग क्यों भेज रहे हो? अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और हम मेहनत कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। यानी वे इतने ईमानदार और वफादार थे कि यदि उन्हें मरना भी पड़ जाता तो भी उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती और वे अपना कार्य चुपचाप करते रहते। तो वे क्या सोच रहे थे कि ये जो जूरी हमें अपने ससुराल भेज रहा है, ये व्यक्ति क्या है, अत्यधिक जालिम है और शायद इसके हाथों हमको बेच दिया गया है। तो ऐसा इसने क्यों किया, यानी हमें दूसरे के हाथों क्यों बेच दिया इसने? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे क्योंकि इतनी दूर से चल के आए थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, यानी जब उनको वहां नाद में जहां उनको बांध दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है, वहां पहुंचे वो, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। जब उनको खाने के लिए भूसा खली दिया गया तो उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई खाने में, बल्कि उनका दिल तो इसलिए भारी हो रहा था कि वे अपने घर से अलग होकर यहाँ पर आ गए थे। उनका झूरी से साथ छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी और बेगानों से लगते थे, यानी यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब देखो क्या बताया गया है यहाँ कि जिस तरह से मनुष्य आपसी सलाह से अपना काम पूरा कर लेता है, उसी तरह जब इन दोनों बैलों का वहां मन नहीं लगा तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे के तरफ देखा और मूक भाषा में सलाह कर ली। क्या सलाह की? दोनों ने अपने खूंटे तोड़ाए, यानी जिन्हें पगे हैं किसको बोलते हैं, जिनसे बांधा जाता है बैलों को। तो जब इनको रस्सियों से बांधा गया था तो उन रस्सियों को ही खूंटों से तोड़ाकर ये दोनों बैल, जब शांति हो गई पूरे गांव में, तो ये क्या करे, दोनों पगहे तुड़ाकर भाग लिए वहां से। लेकिन लोगों को ये अनुमान भी नहीं था कि इतने मजबूत पगहे भी कोई बैल तुड़ाकर भाग सकता है। उनकी रस्सियां वहां टूटी हुई जब उन्होंने देखी तो उनको आश्चर्य हुआ। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि दोनों बैल जहां मैं बांधा करता था वहीं पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरान लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह का जो भाव है वो झलक रहा है। और वो विद्रोह का भाव स्नेह से युक्त था, यानी वो उससे शिकायत कर रहे थे मानो कि हम तो इतनी मेहनत से तुम्हारे साथ रह रहे थे, आखिर तुमने क्यों भेजा, इसलिए हम तुड़ाकर वहां से भागकर आ गए हैं। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उसे गले भी लगा लिया। अब ये प्रेम का, आलिंगन का जो भाव था और ये दृश्य था, ये बहुत ही मनोरम दिखाई पड़ रहा था, मानो किसी इंसान का बच्चा उससे बिछुड़कर दूर हो जाता है और पुनः उससे आकर मिल जाता है। तो उस समय जो भाव दिखाई देता है वही भाव इस समय जूरी का अपने बैलों से जब मिलन हो रहा था, आपस में वो गले लग रहे थे, उस समय वही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, वही भावनाएं झलकती हुई दिखती हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाकर सभी ने इनका बहुत स्वागत किया। गांव के इतिहास में ये पहली और अद्भुतपूर्ण घटना न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी पहले भी कई जानवरों ने पगे तुड़ाए थे, लेकिन इन दोनों को का प्रेम व्यवहार देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई भूसी लाकर उन्हें खिलाने लगा। इसी माध्यम से उन्होंने उन दोनों बैलों का अभिनंदन किया, यानी पुनः अपने घर में उनका स्वागत किया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तो तीसरा क्या बोला, बैल नहीं है, वे उनके जन्म के आदमी है, यानी जैसा व्यवहार करते हैं उससे ये प्रतीत होता है कि ये कोई बैल या पशु नहीं है, ये तो मनुष्य है, इंसान है, ऐसी इनमें भावनाएं हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, यानी यह कार्य रोकने का किसी में भी हिम्मत नहीं हुई, किसी ने भी साहस नहीं दिखाया। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी जूरी तो प्रसन्न था अपने बैलों को पाकर, लेकिन जूरी की जो पत्नी थी वो प्रसन्न नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों बैलों को जूरी ने अपने ससुराल भेजा था और उसके ससुराल से वापस भागकर आ गए थे, इसलिए वह अप्रसन्न थी। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम नहीं किया और भाग गए।
ये बैलों को जूरी ने बेचा तो नहीं था, बल्कि काम करने के लिए दूसरे स्थान पर अपने ससुराल भेज दिया था। तो वो चिढ़ गई बिल्कुल कि ये वहां से बिना काम किए ही भागकर यहाँ आ गए। जूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। लेकिन जूरी अप्रसन्न अपनी पत्नी की बात सुनकर हुआ, यानी वो खुश नहीं हुआ अपनी पत्नी की बात सुनकर कि ये क्यों चिढ़ रही है इन पर। तो उसने तुरंत उनका साथ दिया और क्या कहा, ये नमक हराम नहीं है, इनको वहां शायद खाने को नहीं दिया होगा, शायद इसीलिए ऐसा व्यवहार करके ये वहां से भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर ही कार्य करवाते हैं। लेकिन इसका जवाब उसकी स्त्री ने क्या दिया कि हाँ शायद तुम्हें बैलों को खिलाना आता है, तुम ही ध्यान रखते हो, और तो पानी पिलाते हैं खाली। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। और जूरी ने वापस उसकी बात पे क्या जवाब दिया व्यंग पूर्वक कि अगर इन्हें चारा अच्छा खाने को मिलता तो बेचारे क्यों भाग कर आते वहां से। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को नहीं सहलाते, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे की सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। और वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा सब सूखा दिया जाए। अब देखो जो उसकी जूरी की स्त्री थी वो उनके व्यवहार से चिढ़ गई थी दोनों बैलों की, क्योंकि वो दोनों वहां से भाग कर आ गए थे। तो उसने क्या जवाब दिया कि आपकी तरह कोई बुद्धू नहीं है जो सारे दिन बैलों को प्यार करता रहे, पुचकारता रहे और भरपेट खाना दे, बल्कि हमारे वहां तो इनको खाना दिया जाता है तो इनसे भरसक प्रयत्न भी करवाया जाता है, यानी इनसे मेहनत भी करवाई जाती है, इनको खेत में जोता भी दिया जाता है। लेकिन ये दोनों तो कामचोर थे, इसलिए काम से जी चुरा कर वहां से भाग गए। अब मैं देखती हूँ इन्हें अच्छा खाने को कौन देता है। और ऐसे ही फिर उसने अपने नौकर को आदेश भी दे दिया कि इनको अच्छा खाने को नहीं दिया जाना चाहिए, खाली सूखा भूसा ही डाला जाए, खली नहीं दी जाए। तो नौकर ने ऐसा ही व्यवहार किया उनके साथ। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगी कि आज जूरी कहाँ चला गया। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते। तो मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो नौकर ने जवाब दिया कि मालकिन मुझे मार देगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी उसने क्या कहा कि तुम अभी तो ये बात कह रहे हो कि चुपचाप छुपा के डाल दे, लेकिन बाद में यदि मालकिन के सामने बात उजागर हो गई तो आप मेरा पक्ष नहीं लोगे, उनका ही पक्ष लोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर बैलों को लेने के लिए आ गया और फिर अपने साथ लेकर चल पड़ा। अब की उन दोनों को गाड़ी में जोत दिया गया। पहले तो खुला रस्सियां पकड़ के लेके गया था, लेकिन अब उसने क्या किया, गाड़ी में जोत कर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खोई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। हीरा उनमें से दोनों बैलों में से सहनशील था। अभी मोती ने क्या किया, गाड़ी को झटका मारकर गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा संभाल लेता था क्योंकि वो सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, कल की शरारत का उन्हें मजा चखाया गया। फिर वही सूखा भूसा उनके आगे डाल दिया गया। दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी गई। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, यानी उन्हें सूखा भूसा ही दिया गया, उनकी पसंद का उन्हें भोजन भी नहीं दिया गया। जूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी नहीं मारता था और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार भी पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाम की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। यानी उनका जो जूरी था जिसके साथ वे कार्य करते थे, वे उन्हें अच्छा खाने को भी देता था, लेकिन कभी उन्हें अपमानित नहीं करता था, कभी उन्हें प्रताड़ित भी नहीं करता था। लेकिन जैसे ही गया उसे अपने यहाँ लाया, ना तो उन्हें अच्छा खाने को मिला, बल्कि मार और खानी पड़ी और अपमान सहन करना पड़ा। लेकिन दोनों बैल इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने नाद में अपना मुंह तक नहीं डाला, कुछ खाने को वे सहमत नहीं थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम ही खा ली, यानी ये पांव भी नहीं उठा रहे थे। मारते मारते वह थक गया, लेकिन दोनों पांव तक नहीं उठाने को तैयार थे। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आ गया और काबू के बाहर हो गया और हल लेकर ही भाग गया। तो हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर खराब हो गए और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती तो दोनों पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। यानी हमारे गले में रस्सी है इसलिए हम वापस पकड़ में आ जाएंगे। तो दूसरे ने क्या उत्तर दिया कि यदि रस्सी नहीं तोड़ाते तो क्या होता, तुम्हारी जान ही ले लेता मार मार कर।
पढ़ने दो, बैल का तो जन्म लिया है, तो मार कहाँ कि इससे कहाँ तक बचेंगे। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। इस तरह से दोनों बैल आपस में बात करने लगे। नहीं नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम जिसके लिए कार्य करते हैं उसे मारें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर फिर साथ ले गया। कुशल हुई कि उसने अब की बार उनसे मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, यानी पुनः उस पर आक्रमण कर देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी इन्हें नहीं मारे तो ही अच्छा है, वरना दोनों बैलों ने यदि बदला लेना शुरू कर दिया तो ये हम पर ही पलटवार करना शुरू कर देंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, यानी तृप्ति हुई। दो जब उनकी छोटी सी लड़की अपनी 2 रोटियां लाकर उन्हें खिला गई तो उनकी आत्मा को थोड़ा सुकून मिला कि हमें किसी ने तो यहाँ पर अच्छा खाने को दिया, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। लड़की भैरों की ही थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। जैसे वो बैलों को मारते थे वैसे ही छोटी लड़की को मारते थे, तो दोनों में आपस में लगाव हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर फिर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती, ये उनका नियम हो गया था। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह था, यानी उनको विद्रोह करने का मन तो करता था, लेकिन जैसे ही रात को वो लड़की उन्हें रोटी खिलाकर जाती थी तो उसकी आत्मीयता के कारण वे फिर जोश में आकर काम करना प्रारंभ कर देते थे, इसलिए वे चुपचाप सब कुछ सहन भी कर रहे थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इतना इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में जाती है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मालिक को सींगों से मार देते हैं, तो दूसरा बैल बोलता है नहीं, वो मालिक है और उसी की बेटी हमें रोटी देके जाती है, अगर हमने मालिक को मारा तो उसकी बेटी अनाथ हो जाएगी। तो दूसरा बैल कहता है कि हम मालकिन को मार देते हैं सींगों से, क्योंकि वही तो उस बच्ची को मारती है, प्रताड़ित करती है। तो दूसरे बैल ने क्या जवाब दिया, नहीं, औरत पर हमें हाथ नहीं उठाना, यानी सींग नहीं मारने, ये नियम के विरुद्ध है। तो वो क्या कहते हैं कि चलो तुड़ा कर भाग लेते हैं। तो दूसरा बैल जवाब देता है कि तुड़ा कर कैसे भागे, इतनी मोटी रस्सी गले में बांध दी। तो अन्य बैल ने क्या जवाब दिया कि ऐसे करते हैं, हम पहले चबा चबा कर रस्सी को पतला कर देते हैं ताकि एक झटके में ही टूट जाए। और ऐसा ही दोनों बैलों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे रस्सी को चबाने लगे और जैसे ही रस्सी कमजोर हो गई, दोनों जोर लगाकर उसे तोड़ाने का प्रयास करते। अचानक घर का द्वार खुला और वहां पर उन्हें लड़की दिखाई दी। दोनों लड़की आ गई वहां, दोनों बैलों के पास लड़की आई और चुपचाप क्या दोनों बैल से चाटने लगे। कभी उनकी पूंछ हिलाकर सहलाती उनको और कभी प्यार से उनके हाथ से उनको सहलाती। अब वह दोनों बैलों को कहती है कि तुम चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। और आज घर में ये सलाह हो रही है कि दोनों के नाक में नकेल डाल देते हैं, ऐसा उस बच्ची ने उन बैलों को आकर कहा। तो दोनों बैलों ने उसके अनुसार ही वहां से भागना निश्चय किया और इसी तरह से दोनों बैल वहां से भाग निकलते हैं। तो हीरा उस समय कहता है कि चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत ना आ जाए, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा देखो दोनों बैल भागे जा रहे हैं। इस तरह से लड़की जब शोर मचाने लगी तो दोनों बैलों ने निश्चय किया कि यहाँ से हम भाग जाते हैं और इस तरह से वे पुनः वहां से भाग खड़े होते हैं। भागते भागते वे दोनों बैल आगे चले जाते हैं, लेकिन लोग डंडे लेके उनके पीछे भागते हैं। तो वे क्या करते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और खेतों में घुस जाते हैं। और अनजान रास्ते पर जाते उन्हें क्या दिखता है कि एक
मटर से भरा हुआ खेत है और दोनों बैल वहां पर चरने लग जाते हैं। और जैसे ही लोग डंडे लेकर उनके पीछे भागते हैं तो वे दोनों बैल क्या करते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं। तो लोग डरकर वापस भाग जाते हैं वहां से। लेकिन अगले दिन जब फिर वे दोनों बैल उन मटर के खेतों में खाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी मटर की खेती को खा लेते हैं भूख से व्याकुल होने के कारण, तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर डंडे लेकर लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं और वे क्या करते हैं, उन पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। एक पीछे हटता है तो दूसरा आगे आता है और दूसरा पीछे हटता है तो पहला आगे आता है। लेकिन लोग क्रोध के कारण उन्हें मारना प्रारंभ कर देते हैं। उसी समय में थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वहां पर एक सांड है जो उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। लेकिन दोनों बैलों में इतनी आत्मीयता और घनिष्ठ संबंध होता है कि मिलकर उस सांड को पछाड़ देते हैं और गिरा देते हैं वहां पर। और लोगों के प्रहार के कारण वे उसे प्रताड़ना को भी सहन कर लेते हैं। अब भागते भागते क्या होता है कि वे जो लोग हैं वहां के, उन दोनों बैलों को अपने पास बांध लेते हैं और बांध कर अगले दिन क्या करते हैं, किसी को नीलामी में बेच देते हैं। और जैसे ही नीलामी में किसी को बेचते हैं तो क्या होता है कि वहां ले जाकर उनको बांध दिया जाता है। वे लोग उन्हें वहां ले जाकर बांध देते हैं और बांधने के बाद वे क्या देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारे पशु होते हैं। जो क्या होता है, रंगेरता है वो, और उस रंगेरता में बहुत सारी क्या होते हैं, पशु और भी बंधे हुए रहते हैं। बकरियां भी होती हैं, भेड़ भी होती हैं, घोड़ियां भी होती है। इस तरीके से कई प्रकार के जानवर वहां पहले से बंधे होते हैं, जिन्हें वे लोग क्या करते हैं, अगले दिन नीलामी में बेच देते हैं और उनसे पैसे वसूल कर लेते हैं। इस तरह से जब अगला दिन हुआ तो क्या हुआ, उन्हें कसाई के हाथों बेचा गया। कसाई के हाथों बेचा तो कसाई ने उन्हें वहां बांधा, सभी पशुओं को एक जगह बांधा। तो वे सारे क्या निर्णय लेते हैं कि धीरे धीरे हम सींगों से क्या करते हैं, यहाँ जो मिट्टी की दीवारें बनी हुई हैं, इन दीवारों को कमजोर कर देते हैं। और दीवारों को कमजोर करते हुए उन्होंने सींग मारना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी करके। जैसे उन्होंने दीवारें गिरानी शुरू की, मिट्टी कुरेदनी शुरू की सींगों से। तो क्या हुआ कि वो एक दिन क्या हुआ अंत में कि उनके सींगों से प्रहार करते करते वो मिट्टी की दीवार ढह गई। तो सबसे पहले उन्होंने बकरियों को निकाला, बकरियों के बाद उन्होंने भेड़ों को निकाला, गायों को वहां से निकाला और घोड़ियों को वहां से निकाल दिया। और अंत में वे दोनों खुद वहीं बंधे रह गए। अब एक बंधा हुआ था, एक तो आ जाता तो उसने दूसरे को कहा कि तुम भाग जाओ, लेकिन दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध था कि एक दूसरे को छोड़कर वो जाना ही नहीं चाहते थे। तो इस कारण से दोनों वहीं पर रह गए और वहां जो लोग एकत्रित हुए आ गए उन्हें देखकर कि यहाँ से सारे जानवर गायब है, केवल दो बैल हैं। तो उन्होंने क्या किया, कसाई के हाथों अगले दिन उन बैलों को बेच दिया। अब कसाई से उन्होंने पैसे ले लिए और कसाई जैसे ही दोनों बैलों को लेकर चलने लगा तो धीरे धीरे जैसे ही आगे रास्ता आया तो वे धीरे धीरे ऐसा लगा उन्हें कि ये रास्ता जाना पहचाना है और हम इस रास्ते को शायद पहले भी यहाँ आए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बहुत कमजोर हो गए थे क्योंकि इतने समय से उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा था। तो उनकी हड्डियां निकल आई थी, बिल्कुल ही वो कृशकाय हो गए थे। लेकिन जो विद्रोह की भावना थी उनके अंदर आज भी पहले के समान ही विद्यमान थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही जाने पहचाने रास्तों को देखा तो उनमें एक भावना ये जागृत हो गई कि हम शायद इस रास्ते पर पुनः भागकर अपने उसी पुराने स्थान पर पहुंच सकते हैं, जूरी के पास। और दोनों ने आपस में बॉन्डिंग की और दोनों कसाई से छूटकर भाग निकले। और जैसे ही धीरे धीरे आगे गए तो उनके जूरी का मकान आ गया और उस घर में वो जाकर पुनः वहां पर खड़े हो गए। जैसे दोनों बैल खड़े हुए तो जूरी उन्हें पहचान गया और अपने गले से लगा लिया। दोनों के पैर कीचड़ में सने हुए थे, दोनों बहुत ही दुबले पतले शरीर वाले हो गए थे। लेकिन जब दोनों ने इस जीवन में संघर्ष किया और प्रताड़ना सही तो अपने उत्साह को लेकिन उन्होंने कम नहीं होने दिया और निरंतर संघर्ष करने पर दोनों को अपनी मंजिल प्राप्त हो गई। ऐसे एक सप्ताह तक लगातार दोनों ने संघर्ष किया। तो इस कहानी से बेटा हमें ये शिक्षा मिलती है कि उस समय का जो मानव था, मनुष्य था, उनको भी क्या हो रहा था, जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने निरंतर संघर्ष किया तो अत्यंत प्रताड़नाएं और जीवन के दुख सहने के बाद भी अपने उत्साह को मरने नहीं दिया और संघर्ष करते करते एक दिन उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने गुलामी से मुक्ति प्राप्त कर ली। ये हमें इस प्रेमचंद जी की कहानी से शिक्षा प्राप्त होती है। बेटा इस कहानी के बारे में हम अगली कक्षा में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर के विषय में जानेंगे। यदि यहाँ तक किसी को कहानी नहीं समझ में आई तो आप उन पॉइंट्स को नोट कर लेना और जब भी नेक्स्ट क्लास हो आप दोबारा अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं।
ठीक है बेटा, यही क्लास खत्म करते हैं हम आज की।